जून 2025 में 12 रोज़ा जंग और जनवरी 2026 में ईरान में हुए दंगे, ये दो बातें लेकर ही इजरायली टीम ट्रंप के पास पहुंची थी कि ईरान अभी बहुत कमज़ोर है, यही सही समय है स्ट्राइक करने का। अगर इस समय ईरान पर हमला करते हैं तो ईरान में सत्ता बदल सकती है। इसी के नतीजे में 28 फरवरी 2026 को इसराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान पर हमला किया। पहले हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनी की हत्या कर दी। उनकी हत्या के बाद मुसलसल ऐसी जंग शुरू हुई जो पूरे वेस्ट एशिया में फैल गई। खामेनी की हत्या के बाद कॉम्प्लेक्स से उनकी बॉडी निकाली गई और ईरानी सरकार ने उसे प्रिजर्व करके रख लिया। आज पूरे 4 महीने बाद अली खामेनी का जनाजा निकला है। ईरान की सरकार ने इसके लिए पूरे 6 दिन का कार्यक्रम रखा है, यानी आज 6 जून को जिस समय हम ये शो रिकॉर्ड कर रहे हैं उस वक्त खामेनी का जनाजा तेहरान में ग्रैंड मुसल्लत से आज़ादी स्क्वायर तक ले जाया जा रहा है। इस दौरान लाखों लोग तेहरान की सड़कों पर निकले हुए हैं, अपने रहबर को आखिरी सलामी दे रहे हैं। पूरे तेहरान में लाल और सफ़ेद झंडे लगे हुए हैं जो शिया ट्रेडिशन में शहादत और बदले का प्रतीक माना जाता है। पूरे ईरान में स्कूल और सरकारी दफ्तरों की छुट्टी है। मेट्रो 24 घंटे चल रही है तेहरान में, ताकि जब लोग जनाजे में ज़ियारत के लिए निकलें तो रोड पर भीड़ न लग जाए, सड़क पर ट्रैफिक जाम न हो। ईरान में इस समय एयर स्पेस भी बंद है। कई बड़ी मस्जिदों को खाली करवाया गया है ताकि लोगों के रहने की व्यवस्था करवाई जा सके। आईआरजीसी ने सिक्योरिटी का जिम्मा भी अपने हाथ में ले लिया है। ऐसे में सवाल पैदा होता है कि 4 महीने बाद इतनी तैयारियों के साथ अली खामेनी का जनाजा क्यों निकाला जा रहा है, वो भी तब जब उनके बेटे और मौजूदा सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनी इसमें हिस्सा नहीं ले पाएंगे पब्लिकली। पूछा इसलिए जा रहा है ये सब क्योंकि शिया ट्रेडिशन में तो मौत के बाद इंसान को जल्द से जल्द दफनाने का हुक्म है। असल में ईरान की इस्लामिक रिजीम अली खामेनी के अंतिम संस्कार से संदेश देना चाहती है। संदेश ये कि जिस अमेरिका और इसराइल ने समझा कि हमला करके रिजीम को उखाड़ फेंका जा सकता है, वो रिजीम हमले से और मजबूती हुई है। आज अली खामेनी के जनाजे में निकले लाखों लोग उसका सबूत हैं। यही बताने के लिए इतना बड़ा आयोजन ईरान ने किया है और इसी कार्यक्रम में ये संदेश भी दिया जा रहा है कि कौन ईरान का दोस्त है, कौन दुश्मन। 4 जुलाई को ईरान ने कई देशों को इस कार्यक्रम के लिए बुलाया था। रॉयटर्स ने लिखा है कि ईरानी सरकार ने 30 देशों को दावत दी थी। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि करीब 70 देशों से मेहमान आए। वही ईरानी प्रेस में 100 के ऊपर लिखा गया है देशों की संख्या को। नंबर्स जो भी हो, एक बात तय है कि ईरान खामेनी के अंतिम संस्कार को एक बड़ा इवेंट बनाने में तो कामयाब रहा है, जिसे नोटिस किया जा रहा है। इसमें कुछ देशों के हेड ऑफ द स्टेट्स खुद शरीक हुए, कईयों ने अपने प्रतिनिधिमंडल भेजे। एक एक करके हर देश का प्रतिनिधिमंडल उस हॉल में आता जहां खामेनी की बॉडी रखी गई थी। फिर हर देश के आने पर कुरान की एक खास आयत पढ़ी जाती थी। पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, इराक, अर्मीनिया, जॉर्जिया जैसे देशों से सीधे हेड ऑफ स्टेट आए। तुर्की, चीन, रूस, अफगानिस्तान, बांग्लादेश जैसे देशों ने अपने मंत्री भेजे। भारत से भी मंत्री गए। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स पवित्र मार्गरीटा असम से आते हैं और बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन, ये लोग पहुंचे थे। इसके अलावा कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद गए थे, पीडीपी की महबूबा मुफ्ती भी गई थी। कुछ और लोगों को भी इनवाइट था, कुछ जा पाए, कुछ नहीं गए। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। अलग अलग देशों के प्रतिनिधिमंडल आ रहे थे और अली खामेनी को श्रद्धांजलि देकर जा रहे थे। तभी हॉल में एक प्रतिनिधिमंडल की एंट्री होती है जिसे देखकर पूरी दुनिया चौंक से गई, विस्मित हो गई। सफ़ेद झब्बा और सिर पर लाल सफ़ेद शमाक पहने ये लोग सऊदी अरब के डेलीगेशन से थे। इनमें सबसे आगे सऊदी अरब के उप विदेश मंत्री वलीद अल खुरैजी खड़े थे। ये वही सऊदी अरब था जिसे ईरान का पक्का दुश्मन समझा जाता था कि एक शिया ईरान है तो एक सुन्नी सऊदी है। ईरान के खिलाफ लड़ाई में जो शुरुआत से अमेरिका का साथ दे रहा था वो सऊदी, उसके एयरबेस का इस्तेमाल करके अमेरिका ने ईरान पर कई बड़े हमले किए। जवाब में ईरान ने भी सऊदी पर कई हमले किए थे। इस लड़ाई के बावजूद खामेनी को अंतिम विदाई देने मोहम्मद बिन सलमान ने एक डेलीगेशन भेजा। जब ये डेलीगेशन हॉल में आया तो ईरान ने कुरान की सूरह आले इमरान की एक आयत पढ़ी। इस आयत में जंग बद्र का संदर्भ था। इसमें कहा गया था कि उस लड़ाई में एक तरफ अल्लाह की राह में लड़ने वाले लोग थे और एक तरफ अल्लाह से इनकार करने वाले लोग। चूंकि अरबों की भाषा ही अरबी है जिसमें कुरान भी लिखा गया है, इसलिए सऊदी अरब का डेलीगेशन फौरन इस आयत का मतलब समझ गया होगा। उनके चेहरे पर असहजता के भाव दिख रहे थे, लेकिन क्या कर सकते थे। श्रद्धांजलि देने आए थे, उन्होंने दुआ मांगी, वहां से चले गए। इसी तरह दूसरे देशों के साथ भी हुआ। ईरान ने जनाजे में कौन सी आयत किस देश के डेलीगेशन के सामने पढ़ी, उसका चुनाव बहुत सोच समझ कर किया गया था ताकि मैसेजिंग की जा सके। सऊदी अरब के जाने के बाद कतर का डेलीगेशन में हॉल में आया। कतर और सऊदी अरब दोनों अमेरिका के पक्के दोस्त हैं, सिक्योरिटी अलायंस में हैं।
जंग के दौरान उनकी ज़मीन से अमेरिका ने ईरान पर खूब हमले किए और ईरान ने भी दोनों देशों पर कई हमले किए। फिर भी दोनों देशों के प्रतिनिधि खामेनी के जनाजे में गए। ये इस बात की तस्दीक करता है कि जंग के बाद जो नया वेस्ट एशिया बना है, नया पर्शियन गल्फ बना है, उसमें ईरान पहले से मजबूत होकर सामने आया है। फारस की खाड़ी में कोई ईरान से उलझते ही नहीं रहना चाहता है। अलग अलग मीडिया रिपोर्ट से इस बात की पुष्टि भी हो रही है कि अधिकतर गल्फ कंट्रीज जंग के बीच में ही ईरान के साथ समझौता चाहती थी, क्योंकि अमेरिका उनकी सुरक्षा करने में असफल रहा। हाल ही में वॉल स्ट्रीट जर्नल ने रिपोर्ट किया था कि अब अमेरिका गल्फ में अपनी सैनिक मौजूदगी भी कम करने का प्लान बना रहा है। सऊदी अरब, कतर और बहरीन से सैनिकों की संख्या घटाई जाएगी, आधुनिक उपकरण कम किए जाएंगे, संभवतः इसराइल या जॉर्डन के पास लगाया जाएगा और इसराइल में ही अमेरिका अपनी मिलिट्री के लिए कुछ नया इंफ्रा संभवतः बनाएगा। इन सारी बातों को टुकड़ों टुकड़ों में अमेरिकी मीडिया में आप पढ़ सकते हैं, पर जब सऊदी अरब और कतर खामेनी के जनाजे में चले गए तो इन रिपोर्ट्स को कुछ बल मिल गया। इसके अलावा ईरान ने अपने एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस को भी इस कार्यक्रम में दावत देकर संदेश दिया है कि वो अपने एलाइज के साथ में, अपने प्रॉक्सीज के साथ में खड़ा है। इसलिए आज के शो में हम जानेंगे कि अली खामेनी के जनाजे का पूरा कार्यक्रम क्या है, कौन आया, कौन नहीं आया, और इस कार्यक्रम से वेस्ट एशिया की कौन सी नई तस्वीर आपको उभरती दिखती। नमस्कार, स्वीकार कीजिए निखिल का आप खबर गांव का डेली इंटरनेशनल बुलेटिन राजदूत देख रहे हैं। तेहरान के अब्बास आबाद इलाके में पड़ता है ग्रैंड मुसल्ला, पूरा नाम खुमैनी ग्रैंड मुसल्ला। ईरान के पहले सुप्रीम लीडर रुहुल्लाह खुमैनी की याद में इसे बनाया गया था। एक बड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, एक कम्युनिटी सेंटर है, बड़ी सी मस्जिद है जहाँ जुमे की नमाज पढ़ाई जाती है। अली खामेनी खुद यहाँ कई बार जुमे की नमाज पढ़ाते थे, खुतबा देते थे। 12 डे वॉर के बाद जब कई दिनों तक अली खामेनी का पता नहीं चला, तरह तरह की बातें कही जाने लगी कि अली खामेनी डर कर छिप गए हैं, क्या पब्लिक में आएंगे भी, तब इसी ग्रैंड मुसल्ला से उन्होंने जुमे की नमाज पढ़ाई थी, खुतबा भी दिया था। संकेत कि रिजीम अभी जिंदा है और सुप्रीम लीडर के कंट्रोल में भी है। आज उसी ग्रैंड मुसल्ला पर खामेनी का जनाजा रखा हुआ था। ग्रैंड मुसल्ला में खामेनी के अलावा 4 कॉफिन्स और थे, उनके परिवार के सदस्यों के, जो 28 फरवरी वाले हमले में उनके साथ ही मारे गए थे। उनकी बेटी, दामाद, बहू और 14 महीने की पोती जहरा। 4 जुलाई को इन्हीं 5 ताबूतों के सामने कई देशों ने श्रद्धांजलि दी। यहीं ईरान ने कुरान की आयत के सिलेक्शन से मैसेजिंग की। कैसी? पाकिस्तान की तरफ से शाहबाज शरीफ और आसिम मुनीर दोनों शामिल हुए। जब उनका प्रतिनिधिमंडल सामने आया तो कुरान की सूरह अल इसरा पढ़ी गई, जिसमें अल्लाह की मदद और इज्जत देने का संदर्भ था। पाकिस्तान ने ही ईरान के खिलाफ जंग रुकवाने में मध्यस्थता की थी। जानकारों का कहना है कि इसी वजह से ईरान ने ये आयत सिलेक्ट की होगी, और जो कारण थे आपको आगे समझ में आएंगे कि पाकिस्तान से किस तरह की बात ईरान की हुई थी। चीन के डेलीगेशन के सामने जो आयत पढ़ी गई उसमें भरोसे और सफलता का संदेश दिया गया। चीन ईरान का सबसे बड़ा आर्थिक साझेदार है। प्रतिबंधों के बावजूद ईरान से तेल खरीदता है, यहाँ तक कि जंग के दौरान भी चीन ने ईरान की खूब मदद की, मिसाइल फ्यूल बनाने का रॉ मटेरियल दिया। कई जानकारों ने भी कहा कि चीन के बेदू सैटेलाइट की वजह से ही ईरान के हमले इतने एक्यूरेट हो पाए, इसलिए चाइनीज डेलीगेशन के वक्त वो आयत पढ़ी गई। अफगानिस्तान के लिए सूरह अल फतह की शुरुआती आयत पढ़ी गई, जिसमें अल्लाह ने कहा है कि हमने तुम्हें फतह यानी जीत दिलवाई और तुम्हारे पुराने और भविष्य के सारे गुनाहों को माफ़ किया गया। जानकारों का कहना है कि यह आयत ईरान और तालिबान के पुराने मतभेदों की वजह से पढ़ी गई होगी। ईरान और अफगानिस्तान 900 किलोमीटर की बॉर्डर शेयर करते हैं, उनके बीच हेलमंद नदी के पानी को लेकर मतभेद है। उसके अलावा तालिबान एक सुन्नी संगठन है, जबकि ईरान एक शिया मेजॉरिटी देश। इन सब मतभेदों के बावजूद दोनों ने अब रिश्ते कुछ सुधार लिए हैं। कतर के लिए भी सूरह अल फतह की आयत चुनी गई, इसमें अल्लाह की माफ़ी और सीधा रास्ता दिखाने की बात लिखी है। राजदूत के दर्शक जानते हैं कि कतर में अमेरिका का अल उदैद एयरबेस है, था भी कह सकते हैं। इससे मिडल ईस्ट में यूएस का सबसे बड़ा एयरबेस माना जाता है। यहीं से अमेरिका ने ईरान पर कई हमले किए थे। हालांकि बाद में रिपोर्ट्स ये भी आई कि कतर ने जंग की शुरुआत से ही ईरान के साथ बैकडोर चैनल खोल लिया था। जब अमेरिका और ईरान के बीच फाइनल एमओयू साइन हुआ तो उसमें कतर का भी अहम रोल था, इसलिए माफ़ी देने वाली आयत ईरान ने शायद चुनी हो। ईरान ने अपने प्रॉक्सी समूहों को भी दावत दी थी। हमास के लिए जो आयत पढ़ी गई उसमें उन लोगों की तारीफ की गई है जिन्होंने अल्लाह से अपना वादा पूरा किया, जिनमें कुछ शहीद हो गए और कुछ अब भी अपने वादे पर कायम है। वहीं हिजबुल्लाह के लिए ऐसी आयत चुनी गई जिसमें कहा गया कि हिम्मत मत हारो, दुखी मत हो, अगर ईमान पर कायम रहोगे तो आखिरकार तुम ही सफल रहोगे। दोनों संदेशों का सार एक ही था, संघर्ष जारी रखो, पीछे मत हटो। जब आप इस पूरे कार्यक्रम पर गौर करेंगे तो समझ आएगा कि कुरान की आयतों का सिलेक्शन ये सोच कर किया गया
कि इससे क्या मैसेज जाएगा। ईरान ने इस कार्यक्रम से संदेश दे दिया है कि जहां वो खड़ा है वहां से दुनिया उसको कैसी नजर आती है, कौन उसको दोस्त लगता है, कौन नहीं। ईरानी मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि यूरोप के देशों को इस कार्यक्रम के लिए दावत नहीं दी गई थी, क्योंकि उन्होंने ईरान के खिलाफ छेड़ी गई जंग में चुप्पी साधे रखी या अमेरिका का मौखिक समर्थन किया। इसलिए खामेनी के जनाजे का जो कार्यक्रम हुआ, अंतिम विदाई से ज्यादा एक कूटनीतिक मंच की तरह इस्तेमाल होता दिखा। सोच कर ही लोगों को इन्वाइट किया गया था या नहीं किया गया था। अगर आप जंग की शुरुआत, जंग के दौरान हुई घटनाएं, फिर सीज फायर, उसकी 14 शर्तें हैं, फिर खामेनी के जनाजे, इन सारी चीज़ों को सिलसिलेवार तरीके से देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ईरान को चाहे जितना नुकसान पहुंचा हो, उसकी सिविल रेटिंग तो बढ़ गई है। और ये सिर्फ ईरान के समर्थक या शुभचिंतक ही नहीं कह रहे हैं। ईरान के विरोधी खेमे में जो हलचल हुई है उसमें साफ देखने को मिलता है। फारस की खाड़ी में दो देशों के बीच वर्चस्व की सीधी लड़ाई, आप जानते हैं, सऊदी अरब और ईरान। ईरान और यमन को छोड़ दे तो लगभग पूरा ही जो गल्फ रीजन है वो अमेरिका के सिक्योरिटी पैक का हिस्सा है। एक करार है कि आप अमेरिका और उसके दोस्तों के लिए तेल दीजिए, हम सैनिक अड्डे बनाकर आपको सिक्योरिटी दे देंगे। आपके यहाँ महिलाएं सिर से पांव तक ढकी रहें, उन्हें अपने बूते का कुछ करने का हक मिले न मिले, हम आपके यहाँ मिले अधिकार, मानवाधिकार या फिर लोकतांत्रिक मूल्यों को लेकर कोई झांव झांव नहीं करेंगे। आप डॉलर्स में हमको तेल बेचते रहिए और हमारे अड्डे वहाँ बनने दीजिए अपनी ज़मीन पर। ये पैक्ट है। इस लड़ाई से पहले तक ये सिस्टम बहुत अच्छे से चल रहा था। गल्फ में जो बाकी देश है वहाँ की महिलाओं की परवाह कभी यूएस ने नहीं की। सिस्टम चल रहा है। लड़ाई के दौरान कतर, सऊदी, यूएई, बहरीन वगैरह में जब नुकसान होने लगा तो अमेरिका ने कन्नी काट ली। अमेरिका की छिड़ी जंग के लिए इन देशों का इस्तेमाल हो रहा था, लेकिन ईरान की मिसाइलों का जवाब देने के लिए अमेरिका उतनी मुखरता से सामने नहीं आया, क्योंकि वो तो एयर डिफेंस का साजो सामान लड़ाई से पहले ही इजराइल भेज चुका था काफ़ी संख्या में। जब ईरान ने अपनी धमकी पर अमल किया और वास्तव में खाड़ी देशों में नुकसान होने लगा, तब जाकर अमेरिकी सुरक्षा गारंटी का भ्रम टूटा और इन देशों ने अपने लेवल पर ईरान से कांटेक्ट किया, क्योंकि ट्रंप तो इजराइल के दबाव में जंग खींचे जा रहे थे। पिछले महीने रॉयटर्स ने बताया था कि यूएई, वो मुल्क जिसके यहाँ से जनाजे में कोई पहुंचा नहीं, नोट कीजिए, उसने ईरान को हमला रोकने के लिए $20 बिलियन देने की पेशकश की थी। रॉयटर्स के मुताबिक $2 बिलियन ईरान पहुंच भी चुके हैं। फिर वॉशिंगटन पोस्ट ने रिपोर्ट किया था कि कतर ने भी अंदर खाने ईरान के साथ बात कर ली थी कि आप रास लवान पर ज्यादा हमले मत कीजिए, आप यही चाहते हैं कि गैस का प्रोडक्शन ना हो, हम बंद कर देते हैं फैसिलिटी। इसी तरह सऊदी अरब का केस भी है। इनकी भी जमीन का इस्तेमाल यूएस ने किया था और सऊदी ने कुछ अपनी ओर से भी अटैक्स किए थे, टिट फॉर टैट। वो तक डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए तेहरान से कांटेक्ट में थे, डी एस्केलेशन डिस्कस कर रहे थे, और इस सब में ट्रंप के फेवरेट फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का देश पाकिस्तान भी शामिल था। और इसके बाद ईरान की जो टारगेट लिस्ट थी उसमें सऊदी ठिकानों को चेंज भी किया गया। गल्फ कैसे इजराइल के चक्कर में अमेरिका से दूर हुआ है उसका सबसे बड़ा उदाहरण सऊदी अरब ही है। मई की शुरुआत में ट्रंप ने सोशल मीडिया पर अचानक प्रोजेक्ट फ्रीडम का ऐलान किया। प्लान था हॉर्मुज स्ट्रेट को खुलवाने का। इसके तहत अमेरिका कुछ ही घंटों में 100 से ज्यादा सैनिक विमान और जहाज़ों को हॉर्मुज स्ट्रेट की तरफ भेजना चाहता था, ताकि ऑयल टैंकर्स को एस्कॉर्ट किया जा सके। इसके लिए सऊदी अरब के एयर स्पेस और उसके प्रिंस सुल्तान एयरबेस की ज़रूरत पड़ती, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान ने इसकी अनुमति देने से इनकार किया। नतीजा ये हुआ कि ऑपरेशन 2 दिन नहीं चल पाया, उसको रोकना पड़ा, ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हुए। यहीं से अमेरिका और सऊदी अरब के रिश्तों में तनाव खुलकर दिखने लगता है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ट्रंप ने इसके बाद सऊदी अरब पर दबाव बना, कहा कि अगर वो अपना फैसला बदलते नहीं हैं तो अमेरिका उन्हें वो इंटरसेप्टर मिसाइलें देना बंद कर देगा जिसके बूते ईरान से सुरक्षा मिलती, ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल्स को हिट करने वाली मिसाइल्स। सऊदी G7 में नहीं गए तो मार्को रूबियो भी वेस्ट एशिया के दौरे पर रियाद नहीं आए। और अब तो अमेरिका गल्फ में ही फौज कम करने की सोच रहा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने रिपोर्ट किया कि सऊदी अरब, कतर और बहरीन जैसे देशों में मौजूद मिलिट्री बेसिस से सैनिकों की संख्या कम होगी। अखबार ने लिखा है कि अमेरिका ईरान के शॉर्ट रेंज मिसाइल से बचने के लिए ऐसा कर रहा है, अपना सिक्योरिटी अपरेटस वहां से निकालेगा। जब खाड़ी देशों से सैनिक घटेंगे तो उन्हें इजराइल या इजराइल के करीब भेजा जाएगा। तो एक तरफ अमेरिकी सिक्योरिटी अलायंस का विखंडन है और दूसरी तरफ गल्फ में ईरान का बढ़ा हुआ रसूख। ये सारी बातें पिछले कई हफ्तों से अंदर ही अंदर चल रही थी, लेकिन खामेनी के जनाजे में जब सऊदी अरब और कतर आधिकारिक तौर पर शामिल हुए तो इन दावों को बल मिल गया। इसके अलावा ईरान ने हिजबुल्लाह, हमास, फिलिस्तीन, इस्लामिक जिहाद और हुतीस को भी कार्यक्रम में बुलाया। मैसेजिंग थी, क्योंकि अमेरिका और इजराइल जंग की शुरुआत में बार बार कह रहे थे कि ईरान को अपने प्रॉक्सी से संबंध तोड़ना होगा, लेकिन ईरान ने न सिर्फ उस समय से साफ इनकार किया था बल्कि सुप्रीम लीडर के जनाजे में मेहमान बनाकर बुलाया भी। मतलब ईरान की इनसे नाता तोड़ने की कोई तैयारी फिलहाल
नहीं है। यहाँ भारत का सवाल भी अहम हो जाता है। भारत की तरफ से बिहार के राज्यपाल जनरल हसनैन और MOS एक्सटर्नल अफेयर्स पवित्र मार्गरेटा खामेनेई के अंतिम संस्कार में भेजे गए। सरकार ने भेजा उन्हें, प्रधानमंत्री मोदी खुद नहीं गए और न ही पिछली बार की तरह उपराष्ट्रपति गए। मई 2024 में इब्राहिम रईसी का जनाजा जब उठा था तब उपराष्ट्रपति थे जगदीप धनखड़। भारतीय डेलीगेशन को उन्होंने ही लीड किया था। इस बार मामला एक राज्यपाल और MOS पर छूटा है तो इसे एक कदम और दूर होने की तरह ही देखा जाएगा। भारत ने इस जंग में एलानिया तौर पर तो नहीं कहा, लेकिन चुप्पे चुप्पे एक पक्ष को चुना है और ये बात बहुत साफ साफ दिख रही थी। लड़ाई अमेरिका और इजरायल ने शुरू की, जिसमें ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत हुई, लेकिन भारत ने न हमले की निंदा की न शोक जताया। कई दिन बाद विदेश सचिव ईरान के दूतावास जाते हैं, वहां बुक साइन करके आते हैं, शोक जताते हैं। भारत ने गल्फ में हुए बाकी हमलों की निंदा की, लेकिन ईरान पर हो रहे हमलों की निंदा नहीं की। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। ट्रंप को नाराज करने का रिस्क, जबकि टैरिफ डील होनी है, इजरायल से सुधरते संबंध और UAE जैसे खाड़ी देशों के साथ भारत की बढ़ती साझेदारी और खाड़ी में रह रहे लाखों भारतीय, बहुत कारण हैं। भारत ने किसी पक्ष को चीयर नहीं किया, लेकिन भारत किसकी टीम में था ये बात पकड़ने के लिए IR में PhD की ज़रूरत आपको नहीं है। वहीं ईरान ने बार बार भारत को फ्रेंडली नेशन कहा। हॉर्मुज़ बंद हुआ तो ईरान ने कहा कि हम भारत के जहाज़ नहीं रोकेंगे। भारत ने भी इस कदम का स्वागत किया, लेकिन उसके आगे कुछ कहा नहीं। ये बात भी तेहरान में नोट ज़रूर की गई होगी। 4 जुलाई को ही भारत का प्रतिनिधिमंडल खामेनेई को श्रद्धांजलि दे चुका है, पर ईरान का यह कार्यक्रम अभी चल रहा है। तेहरान में ही जनाजे की नमाज हो गई है। इसमें अली खामेनेई के 3 बेटे शरीक हुए, लेकिन मुश्तबा खामेनेई नहीं आए। अल जजीरा के मुताबिक मुश्तबा खामेनेई ने IRGC से जनाजे में शामिल होने की रिक्वेस्ट की थी, लेकिन सिक्योरिटी रीजंस की वजह से उन्हें इजाज़त नहीं दी गई। 2 दिन ग्रैंड मुसल्ले में रहने के बाद अली खामेनेई का जनाजा 12 घंटों तक तेहरान में घुमाया जा रहा है। लाखों लोग इसमें हिस्सा ले रहे हैं। 7 जुलाई को खामेनेई का जनाजा कुम ले जाया जाएगा। कुम के बाद इराक के करबला और नजफ से वापस ईरान आएगा जनाजा और उन्हें उनके होम टाउन मशहद में दफना दिया जाएगा। ये जनाजा ईरान के लिए एक नुमाइश है कि एक तरफ अमेरिका और एक तरफ इजराइल होने के बावजूद इस्लामिक रिजीम कायम है और इसमें इकट्ठा भीड़ को ईरान लेजिटिमेसी में ट्रांसलेट करके ही बताएगा दुनिया को। वेस्ट एशिया में एक अध्याय पूरा हो चुका है। ईरान का दूसरा सुप्रीम लीडर मुल्क पर अपने हस्ताक्षर छोड़कर ज़मीन में दफन हो गया है और जब ये हो रहा है तब ईरान उस मुक्केबाज की तरह नज़र आ रहा है जो घूंसा खाकर गिर गया था, लेकिन अब कपड़ों की धूल झाड़कर खड़ा हो गया है और अब अपने आंगन में रखी लाश के इर्द गिर्द लोगों के हुजूम में वो दोस्तों और दुश्मनों की पहचान कर रहा है। इसी नाटकीयता में ईरान ने बड़ी सहूलियत से उन सवालों को भी दबा दिया है कि सुप्रीम लीडर के चुनाव का अगर कोई सिस्टम है ईरान में तो फिर इसमें इतना भाई भतीजावाद कहाँ से आया। उन लोगों का क्या जो इस जंग से पहले ईरान की सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे थे, महिलाओं के अधिकार, प्रॉक्सीज द्वारा छेड़ी गई जंग जिसमें 7 अक्टूबर जैसी आतंकवादी घटनाएं होती रहती हैं, उनका क्या होगा। इसलिए हमने कहा जो कुछ बीते 4 महीने में हुआ है उसने ईरान और उसकी रिजीम की सिविल रेटिंग बढ़ा दी है। अब इस बढ़ी हुई सिविल रेटिंग का मुश्तबा क्या करते हैं ये बहुत ध्यान से हमें देखना होगा, क्योंकि जनाजे से उठी धूल जब बैठ जाएगी तब कुछ मुश्किल सवाल उनका मुंह ताकेंगे कि आपने अमेरिका इजराइल वाला शतरंज तो जीत लिया, सऊदी UAE को बात करने पर मजबूर भी कर दिया, लेकिन महंगाई का क्या करेंगे, युद्ध के बाद रिकंस्ट्रक्शन को कैसे एग्जीक्यूट करेंगे और जनवरी जैसे प्रदर्शन दोबारा न हो उसके लिए लोगों को क्रेन पर टांगने के अलावा और क्या करेगा ईरान। क्या आम लोगों के जीवन में उन्हें मिले हकों में भी इजाफा होगा या फिर जो पैसा अनफ्रीज होगा उससे बस मिसाइलें ही बनेंगी। इसी नोट पर हम राजदूत को कंक्लूड करते हैं। इसे साजिद के साथ मिलकर लिखा गया और आनंद ने इसे रिकॉर्ड किया है। आप देखते रहिए खबरगांव।